नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे प्यारे से इस सुंदर से भूगोल में हम जो हमारी पुस्तक है भारत लोग और उस अर्थव्यवस्था, उसका चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 का आज हम जो देखने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 6 है। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसमें हम उन्हीं भारतीय फसलों की बात करेंगे जो वास्तव में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका मतलब आप समझ गए कि इसमें भी हम कृषि की बात करेंगे और कृषि में आज हम इन फसलों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम कपास की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम कपास की बात करेंगे कि कपास फसल कहाँ होती है, कहाँ से आई है। तो भारत की है। कहाँ की है? भारत की है। लेकिन सबसे पहले बोना और यहाँ किस प्रकार से पैदा की जा सकती है ये सिखा के गए थे अंग्रेज। कौन सिखा के गए थे? अंग्रेज। तो कपास की फसल को हम देखेंगे। फिर गन्ना, जिसको चूस चूस के आप छिलके कर देते हो, उस गन्ने को हम समझने वाले हैं, जिसको 120 सेंटीमीटर के आसपास क्या चाहिए? वर्षा चाहिए, उसको हम देखने वाले हैं। फिर हम जवार की फसल को देखेंगे। फिर बता देता हूं, ये गंवार नहीं है, ये क्या है? जवार है। ठीक है। फिर गरीब, खरीफ की फसल गरीब खाता है ना, ऐसा याद करने के लिए कहा जाता है। वो जो बाजरा है उसको हम देखने वाले हैं। आज माजला क्या है? आज हम बाजरा भी पढ़ रहे हैं, गन्ना भी पढ़ रहे हैं, जवार भी पढ़ रहे हैं और कपास भी पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं आज के इस मजेदार लेक्चर को, है ना, और एक एक चीज को बड़ी ही शानदार तरीके से देखते हैं। भारत कपास की बात कर रहे हैं। भारत कपास के पौधे का मूल स्थान है। सबसे पहले पौधा यहीं लगा। इतना सुंदर सा प्यारा सा पौधा कपास का कहाँ है भाई? यार ये तो इतना सुंदर नहीं है, अगली स्लाइड में और सुंदर है ना। कपास जो है वो सबसे पहले भारत में ही लगी। कहाँ लगी? भारत में। तो मूल स्थान कहाँ है कपास का? भारत। ये एक उष्ण कटिबंधीय गर्मी वाला, कैसा? गर्म क्षेत्र में। उष्ण मतलब गर्म, कटिबंध मतलब क्षेत्र। उष्ण मतलब क्या होता है भाई? गर्म होता है। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। कटिबंध मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो गर्म क्षेत्र में कौन सा पौधा हो रहा है? यहाँ पे कौन सी फसल हो रही है? कपास हो रही है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात है, ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है ना, जैसे गेहूं रबी की फसल होता है वैसे ये खरीफ की फसल होती है। समझे नहीं समझे? तरबूज खरबूज जैसे जायद की फसल होती है, ठीक उसी प्रकार से कपास किस में आती है? खरीफ की फसल में आती है। ठीक है। भारत में कपास की खेती के लिए 60 से 85 यानी कि 60 से 85 सेंटीमीटर क्या चाहिए? इसको पानी चाहिए, तभी इतना सुंदर पौधा बन पाता है। कितना पानी चाहिए इसको? 60 से 85 सेंटीमीटर पानी चाहिए। किसको चाहिए? अरे 60 से 85 सेंटीमीटर पानी इसको चाहिए सर, कपास को। किसको चाहिए? कपास को। तभी तो इतनी सफेद हो पाती है, पूरे दिन पानी चूसती रहती है। इतना ज्यादा पानी भी नहीं पी रही है। बाजरा बेचारा 30 से 50 पी रहा है। मूंगफली बहुत ज्यादा पी रही है। गन्ना अभी बात कर ही रहते हैं 120 सेंटीमीटर तक पानी पी जाता है। इलायची तो 600 सेंटीमीटर तक पानी पी जाती है ना, तो इतना नहीं पी रहा है। तो भारत में कपास की खेती 60 से 85 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। यानी 60 से 85 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए। ये खरीफ की फसल है, ये उष्ण कटिबंधीय फसल है और ये भारत में ही लगना शुरू हुई। ये मैंने आपको अब तक पढ़ाया है। आगे देखिए, कम वर्षा वाले क्षेत्र यानी कि पंजाब में एक सिंचित फसल है। परंपरागत रूप से कपास की खेती दक्कन के लावा पठार पर की जाती है। यानी पंजाब में कपास होती है, लेकिन वहाँ है ना कपास को पानी दिया जाता है कुओं से, नहरों से। नहरें हैं ज़्यादा पंजाब में, तो नहरों से पानी दिया जाता है, नदियों से पानी दिया जाता है और कपास को जो है अच्छा पैदावार प्राप्त करने के लिए वहाँ लगातार सींचते रहते हैं पानी से, इसलिए वो सिंचित कपास है। कैसी कपास है? सिंचित। एक तो वो होती है जो बारिश होती है और हो जाया करती है, वो फसल होती है, लेकिन ये पंजाब में सिंचित है। अब बात ये आती है कि सबसे ज़्यादा होती कहाँ है? तो देखिए, ये होती है दक्कन के पठार में। दक्कन का पठार कहाँ है? ये हम भारत का ये क्षेत्र बनाते हैं जिसे हम कहते हैं दक्षिणी क्षेत्र। जिसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी क्षेत्र। इस दक्षिणी क्षेत्र में हम अच्छे से जानते हैं इस बात को। किस बात को जानते हैं? ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो है, जो मैंने अंदर अंदर लिया है, ये पूरा हमारा कहलाता है दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। अब इसके ऊपर, इसके आसपास आपको तट दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? तट दिखाई दे रहे हैं। ये है तटीय क्षेत्र भारत का। क्या है ये? तटीय क्षेत्र।
तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो कपास कहाँ होगी? कपास इस क्षेत्र में होगी। कपास कहाँ होगी? इस क्षेत्र में। अब आप कहोगे सर ये तो वाइट है, आप इसको ऐसे कैसे दिखा रहे हो? तो ये लो बीच बीच में मैंने क्या कर दिया, इसको सफ़ेद कर दिया। कपास दौड़े ही जा रही है, कपास कह रही है फटाफट से पढ़ो मेरे को। कपास क्या कह रही है? मेरे को फटाफट से पढ़ो। ये लो, ये कपास का क्षेत्र है, ये है दक्कन का क्षेत्र। किसका क्षेत्र है? दक्कन। क्योंकि इस कपास के लिए चाहिए काली मिट्टी। कैसी मिट्टी चाहिए इसके लिए? काली मिट्टी। और इस क्षेत्र में ही होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। ये कपास के लिए जरूरी मिट्टी है। तो पंजाब वाले तो पानी वानी डाल के कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, है ना, लेकिन वास्तव में दक्कन के क्षेत्र में होती है। ठीक है, ऊपरी उत्तरी भारत में भी हो रही है, इससे हमें ये पता चल गया पंजाब के करने से। बाकी दक्षिण में देखो खूब हो रही है। यही कारण है कि यहाँ पाई जाने वाली मृदा को, कौन सा कारण है? कपास की खेती दक्कन में होती है और दक्कन में काली मिट्टी है। यही कारण है कि यहाँ पाई जाने वाली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। यानी इस क्षेत्र में जो मिट्टी काली मिट्टी है, इसलिए यहाँ जो कपास होगी उसको काली कपास या काली मिट्टी कपास कह देते हैं। काली कपासी मृदा यानी मिट्टी कह देते हैं। उच्च तापमान, हल्की वर्षा अथवा सिंचाई, पाला रहित मौसम एवं चमकीली धूप कपास की कृषि हेतु अनुकूल दशाएं। इतनी सफेद जग दिखाई देती है ना, इतनी सुंदर दिखाई देते हैं कपास के जो फूल होते हैं। देखो इसमें आ गए ना, देखो आ हा, क्या बात है, कितना प्यारा लग रहा है, आप खुद बताइए, बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो इतना सफेद इसको इसीलिए रख पाया जाता है क्योंकि इसके नखरे बहुत हैं, इसके नाटक बहुत हैं कपास के। क्या नाटक है? देखो सुनो ध्यान से। उच्च तापमान चाहिए इसको, हल्का हल्का सा उच्च तापमान चाहिए इसको, लेकिन ये तो और भी चल जाएगा। हल्की हल्की वर्षा चाहिए इसको, धीमी 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 धीमी, एकदम से मूसलाधार नहीं चाहिए इसको। ठीक है, और सुनो, पाला रहित मौसम चाहिए। ज्यादा बादल बादल होते हैं ना, तब जो है ये खिलती ही नहीं है, बाहर ही नहीं आती, डंठल के अंदर ही रह जाती। डंठल में से बाहर आया करता है ये जो फूल दिखाई दे रहा है आपको सफेद सफेद। बादल बिल्कुल साफ होना चाहिए, है ना। बारिश कैसी चाहिए? जब ये उग रही है तब हल्की 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 बारिश, 60 से 85 सेंटीमीटर के बीच हल्की हल्की बारिश, है ना। ये आसाम से भी कुछ बच्चे जुड़े हैं, आसाम वाले, वो समझते नहीं है सर, ब्रह्मपुत्र नदी वाले बच्चे, ब्रह्मपुत्र वहाँ बहुत ज़्यादा पानी देती रहती है आसाम में, पश्चिम बंगाल में, तो वो समझते नहीं है सर। ये जो है आप बीच बीच में 60 से 85 बोलते हो, ये क्या होता है? 60 से 85 बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? 60 से 85। ठीक है, तो इसके नाटक देखो आप। पाला रहित मौसम, बिल्कुल साफ मौसम चाहिए इसको, लेकिन जब उग रही है तब हल्की हल्की बारिश चाहिए ना। तो इसके नखरे किसी हीरोइन से कम नहीं है, इसीलिए इतनी सफेद है ना। आगे देखिए, चमकीली धूप, यानी धूप भी कैसी? हल्की हल्की। इतने नाटक मैंने किसी फसल के पहली बार देखे। आप बताओ, आपने देखे क्या? नहीं देखे। मतलब इसको धूप भी चाहिए लेकिन हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की। इसको बारिश भी चाहिए लेकिन धीरे धीरे धीमी गति से। इसको धूप भी चाहिए, बारिश भी चाहिए, लेकिन दोनों हल्के हल्के और धीमी गति से। दूसरा, जब ये डंठल से बाहर आती है तब ये कहती है कि मौसम एकदम साफ होना चाहिए, बादल बादल हुए तो मैं नहीं आऊंगी, है ना। कौन? कपास। कहाँ होती है? दक्कन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में होती है? दक्कन के पठारी क्षेत्र में। बारिश कितनी चाहिए? समझ ही चुके हो। पंजाब वाले क्या करते हैं? पानी छोड़ देते हैं, है ना, इसलिए इसको निकलना ही पड़ता है। नाटक नहीं चलते हैं पंजाब में इसके, ठीक है ना। तो ये देख लिया, अनुकूल दशाएं नहीं, इसके लिए ये मौसम होना चाहिए। आगे देखिए, कपास पर फूल आने के समय आकाश का बादल रहित होना आवश्यक है। हम तो पहले ही जान चुके थे कि साफ मौसम होना चाहिए, बादल रहित मतलब बादल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा पहला स्थान है भाई, है ना। देखो एक चीज देखी मैंने, अपन ने कृषि पढ़ रहे हैं अपन, और अपन जब कृषि पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जहां चीन का स्थान आ गया वहां भारत दूसरे स्थान पे आ रहा है, और जहां चीन पहले आ गया वहां भारत वैसे ही दूसरे स्थान पे। ये तो बात हम दोबारा रिपीट कर चुके हैं। यानी जब चीन 1 नंबर पे है वहां भारत 2 पे है, जहां भारत 2 पे आ गया चीन 1 पे, चीन जो है लास्ट वाले पे आ गया। अदला बदली कर देता है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों में से अदला बदली होती रहती है। जहां भारत 1 पे है चीन वहां 2 पे रहेगा, जहां चीन 1 पे है भारत वहां 2 पे रहेगा, अदला बदली करते रहते हैं। अब समझ गए ना। ठीक है, कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। दुनिया से जाकर के दो, भारत का जनसंख्या में भी पहला स्थान है, कपास में भी छीन लिया हमने। दूसरा स्थान चीन का है। चिंगू मिंगू चाऊ चिंगू क्या कहते हैं, हमारा यहाँ दूसरा स्थान है कपास में। चिंगू मिंगू चाऊ चिंगू है चाइना वाला, है ना। ठीक है ना। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र का लगभग 4.86
86% भाग पर कपास की खेती की जाती है। यानी भारत की जितनी भूमि है उस पर लगभग 5% हिस्से में क्या होती है, कपास की खेती। 11% में क्या होता है, दालें। 22% में क्या होता है, चावल, है ना। तो इस प्रकार हम फसलों को पढ़ते हैं। 13% में क्या होता है, गेहूं। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। कपास की खेती उगाई जाती है। आगे देखिए, कपास के 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। एक तो उत्तरी पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान। इसको समझिए आप। देखिए, यह हमने भारत का उत्तरी क्षेत्र बनाया इस प्रकार से। कौन सा क्षेत्र बनाया भाई, उत्तरी क्षेत्र बनाया। और इस उत्तरी क्षेत्र में देखो उत्तर, ये उत्तर, ठीक है, और ये हमारा पश्चिम, ठीक है। यहां कपास हो रही है क्या, पंजाब में हो रही है। कहां हो रही है, इस पंजाब में हो रही है, ठीक है। इसके टच हरियाणा में हो रही है, पंजाब में हो रही है, और उत्तरी राजस्थान के इस क्षेत्र में हो रही है, ठीक है। ये राजस्थान का क्षेत्र यहाँ पे हो रही है, ये तो हम समझ गए। इसके अलावा पश्चिम भारत में गुजरात तथा महाराष्ट्र, यानी यहाँ भी हो रही है, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, यहाँ तक हो रही है, और यहाँ तक हो रही है, बस ये याद रखें, ठीक है। पश्चिम भारत में गुजरात तथा महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी वो दक्कन वाले पठार की बात कर रहा है ये जो हम पढ़ के आए हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो ये भारत में इस जगह हो रही है। तो हो कहाँ नहीं रही है, बिल्कुल ये कहाँ नहीं हो रही है, उत्तरी भारत का जो बीच का क्षेत्र पड़ता है यूं 7 सिस्टर वाला, इस पे नहीं हो रही है, ठीक है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। ये क्या बनाया मैंने, ये तो भारत का उत्तरी हिस्सा, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, यानी ये बनाया मैंने इस प्रकार से। ये तो भारत का उत्तरी हिस्सा और ये बनाया तो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा। तो बीच वाला जो क्षेत्र है लंबा लंबा सा दिखाई देता है, उसको हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं बताओ आप उसको, उत्तरी भारत का मैदान। भारत के जब फिजिकल डिवाइडेशन हम पढ़ते हैं 11th में, जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है वो क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना। यानी ऊपर भारत के उत्तरी क्षेत्र में पर्वत है तो वो कहलाता है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मैदान आ जाते हैं, तो वो कहलाते हैं उत्तरी मैदान। 2 भाग हो गए भारत के, एक तो भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, एक भारत के उत्तरी मैदान। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो भारत का पठारी भाग आ जाता है। तट जो होते हैं वो तटीय कहलाते हैं, और लेफ्ट और राइट, दायां और बायां, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, वहां द्वीप है, तो द्वीपों की बात हो जाती है तो 5 भाग हो जाते हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में होते हैं। उत्तर पश्चिम में तो भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास होती है। आपको याद रख लेना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान उत्तरी क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पश्चिम क्षेत्र में ऐसे जैसे आओगे आप तो गुजरात और महाराष्ट्र आपको दिख जाएंगे। दक्षिण भारत में आप जैसे ही जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु दिख जाते हैं। तो 3 क्षेत्रों में बांटा है हमने इसको, उत्पादक क्षेत्र को। आगे देखिए, 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कपास उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान था। भारत तो पहले स्थान है ही इस सफेद वाले फूल में, किसमें, कपास वालों में। कपास में भारत पहले स्थान पर है, लेकिन भारत में राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। कौन है भाई, भारत में राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे, और भारत स्वयं तो पहले स्थान पे है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दूसरे तीसरे स्थान पर है ना, दूसरे और तीसरे स्थान पर है ना गुजरात है ना, गुजरात और तेलंगाना। कौन कौन है भाई, गुजरात और तेलंगाना। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर तेलंगाना। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पक्का याद कर लोगे। काली मिट्टी मतलब कपास, काली मिट्टी मतलब कपास। 60 से 85 बारिश मतलब कपास। बात आ रही है कि समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। दक्कन का पठार मतलब कपास, दक्कन का पठार मतलब कपास, ठीक है। इसके अलावा मौसम कैसा चाहिए, बिल्कुल साफ, धूप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये होती है कपास की बात है। भारत कौन सा स्थान, तो प्रथम। भारत कौन सा स्थान, प्रथम। भारत में कौन प्रथम, तो महाराष्ट्र। भारत में कौन दूसरे स्थान पर, तो गुजरात। कौन तीसरे स्थान पर, तो तेलंगाना, ठीक है ना। ये हम देख ही चुके। 5वें या 6ठे स्थान पर क्रम से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सब आ जाते हैं पीछे, ठीक है ना। भारत में छोटे रेशे वाली कपास भी होती है और बड़े रेशे वाले भी होते हैं। यानी एक कपास तो वो होती है जिसका रेशा छोटा होता है, धागा छोटा होता है,
फूल भी छोटे होते हैं, वो तो होती है भारत की अपनी। और जो लंबी लंबी कपास होती है वो होती है अमेरिकन कपास। रेशे का मतलब धागा है यहाँ पे। भारत में छोटे रेशे वाली जो कपास है वो तो भारतीय है और लंबे रेशे वाली जो है वो अमेरिकन है। दोनों प्रकार के कपास का उत्पादन होता है भारत में। दोनों ही प्रकार की क्या होती है, कपास होती है। बड़े रेशे वाले भी होती है और छोटे रेशे वाली भी होती है। छोटी वाली है तो भारत की और बड़ी वाली है तो अमेरिका की है। अमेरिका वाली को कुछ लोग नरमा भी कहते हैं क्योंकि बड़ी नरम और सॉफ्ट होती है, इसलिए उसको नरमा कहते हैं। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में नरमा के नाम से जाना जाता है। तो कपास का एक निकनेम भी है, क्या है, नरमा। क्या नाम है भाई, सिर्फ अमेरिका वाली कपास का। यहां बोई जाती है अमेरिकन कपास, उसका नाम क्या है, नरमा। कैसा रेशा है उसका, बड़ा है, ठीक है ना। महाराष्ट्र क्या है, पहला स्थान। भारत क्या है, खुद स्वयं पहले स्थान पे पूरे विश्व में। दूसरे स्थान पर कौन था, चीन, ठीक है। लो जी, ये आ गया जिसको आप चूस चूस के छिलके फेंक देते हो, है ना, गन्ना, जिससे आप चीनी बनाते हैं, जिससे हम गुड़ बनाते हैं, उसी गन्ने की बात कर रहे हैं जिसका बेचारे का तन्ना बचता है और कुछ नहीं बचता है, सिर्फ तन्ना ही पड़ा जाता है। तन्ना मतलब ये जो डंठल है, ये जो लाठी जिसे हम कह सकते हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसी के अंदर जूस होता है, सब कुछ इसी में होता है ना। तो ये गन्ना हम पढ़ रहे हैं। गन्ना भारत का एक देशज पौधा है जिसकी बहुत बुरी हालत कर देते हैं, है ना, ठीक है। हाँ, ये उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म वाले क्षेत्रों में होता है। सामान्यतः इसको क्या चाहिए होता है बेचारे को, इसको 20 से 27 सेल्सियस तापमान चाहिए, यानी 20 से लेकर 27 सेल्सियस तापमान चाहिए। कितना चाहिए, 20 से लेकर 27 सेल्सियस, मात्र और मात्र बहुत कम तापमान इसको चाहिए। लेकिन इसको बारिश जो है, हमने पहले ही कह दिया, इसको जो वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर चाहिए। ये बात हम कई बार कर चुके हैं लेक्चरों में। करी कि नहीं करी, बिल्कुल करी थी। इसीलिए तो इसमें इतना जूस होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी होता है इसके अंदर। तो 75 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर से 120 इसको बारिश चाहिए, और तापमान जो है वो 20 से 27 तक इसको तापमान चाहिए होता है। किसकी बात कर रहे हैं, गन्ने की। कहाँ होता है, उष्ण यानी गर्म, कटिबंध यानी क्षेत्र। विश्व में यानी पूरे संसार में गन्ना एवं चीनी दोनों के उत्पादन में भारत का स्थान ब्राजील के बाद दूसरा है। अब आधे लोग क्लेम ठोक देंगे मेरे पे। अभी कुछ देर पहले तो सर आप कह रहे थे जहाँ चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे पे होगा, और भारत अगर दूसरे पे तो चीन पहले पे होगा, और अब आप कह रहे हैं ब्राजील है। अरे कुछ जगह हो जाती है यार गड़बड़, होती है कि नहीं होती है, गड़बड़ नहीं है इसमें, ये एक अपवाद है। जैसे क्या, और क्या अपवाद दिखा आपको, जैसे चावल है, उसको आप दक्षिण भारत में बो रहे हो तो खरीफ की फसल भी है, जायद की फसल भी है और रबी की फसल भी है। तीनों फसलों में चावल होता है कि नहीं होता है। लेकिन उत्तरी भारत में बो रहे हो तो एक ही फसल के रूप में काम आएगा। ठीक वैसे ही गन्ना है। गन्ना जो है वो वास्तव में एक अलग ही प्रकार की फसल है, देशज पौधा है हमारे यहाँ का, और इसमें हमारा जो स्थान है वो दूसरा है। पहले नंबर पर ब्राजील है। चीन के पास गन्ने वन्ने कहाँ है, ज्यादा लोड मत लिया करो, चीन के पास गन्ने ज्यादा नहीं है। ब्राजील जो है उसके बाद हमारा स्थान दूसरा है। एक नंबर किसका है, ब्राजील का है। एक नंबर किसका है, ब्राजील का। आगे देखिए, परंपरागत रूप से भारत का उत्तरी मैदान गन्ना उत्पादन करता है। उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान, फिर बता देता हूं उत्तरी मैदान कौन सा है। ये भारत का ऊपरी हिस्सा इस प्रकार से, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा ये क्षेत्र आ गया, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें दिखाना है आपको उत्तरी मैदान। तो ये भारत का उत्तरी मैदान है। ये भारत का कौन सा मैदान है, उत्तरी मैदान। और सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है, इसी जगह, ठीक है। उत्तरी मैदान गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। 60 के दशक के पश्चात दक्षिण भारत में इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। ये हमारा दक्षिण भारत। और 1960 के बाद, कब के बाद, 1960 के बाद यहाँ भी गन्ना जो है कई मात्रा में बोया जाता है और पैदा भी होता है। कितना तापमान चाहिए गन्ने को, 20 से 27 सेल्सियस। वर्षा कितनी चाहिए, 75 से 120 सेंटीमीटर के आसपास। कपास को कितनी चाहिए थी, किसी को बताना मत, याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है ना। हाँ, भारत में उपयुक्त जलवायु के कारण दक्षिण भारत में गन्ने की प्रति 6 हेक्टेयर उपज उत्तर भारत की तुलना में अधिक है। यानी कि जलवायु के कारण दक्षिण भारत में जो गन्ना है वो काफी अच्छा पैदा होने लग गया, पहले नहीं होता था, अब अच्छा पैदावार होने लग गया। इसलिए कमेंट कर रहे हैं हम पे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि देखो अब ज्यादा हो रहा है।
कहाँ के बजाय, उत्तरी भारत के बजाय कहाँ ज्यादा हो रहा है, दक्षिण भारत में अब ज्यादा हो रहा है। कितना, 6 हेक्टेयर उपज उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में ज्यादा है। दक्षिण के गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक है, यानी मीठापन ज्यादा है। उत्तर भारत में शुष्क ऋतु के लंबे होने के कारण गन्ने का रस सूखने लगता है। उत्तरी भारत में गर्मी ज्यादा है, शुष्क जलवायु है, इसलिए गन्ना जो होता है वो जल्दी सूखने लग जाता है। जबकि दक्षिण भारत में ठंडी ठंड रहती है, चावल भी बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा था, आपको पता है यहाँ बहुत ज़्यादा चावल हो रहे हैं, क्योंकि चावल के लिए वैसी फसल चाहिए, ठीक है ना, वैसा ही मौसम चाहिए, वैसी वर्षा चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि गन्ना जो होता है उत्तरी भारत में जो पहले तो होता ही वहीं था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब उत्तरी भारत में जो गन्ना है उसके बजाय दक्षिण भारत में 1960 के बाद ज़्यादा होने लग गया। अब वहाँ बहुत ज़्यादा गन्ना हो रहा है, उसमें शर्करा भी ज़्यादा है, यानी कि मीठापन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, वो जल्दी से सूखता नहीं है। उत्तरी भारत में है गर्मी, गर्मी के कारण वहाँ का गन्ना है जल्दी सूख जाता है। ये बात तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। दक्षिण भारत में आर्द्र समुद्री जलवायु होने के कारण गन्ने में रस की मात्रा बनी रहती है। ये हम आपको बता ही रहे हैं कि दक्षिण भारत में आर्द्र समुद्री जलवायु है, यानी ठंडापन है, अच्छी क्लाइमेट है वहाँ का, ठंडा ठंडा कूल क्लाइमेट है वहाँ का। इसलिए जो जलवायु होने के कारण, ठंडी जलवायु के कारण ये गन्ना देखो एक को निचोया और गिलास भर गई। आप देखिए खुद, अगर उत्तरी भारत में इसको आप पूरे को निचो देते ना तो भी गिलास नहीं भरता। इसलिए गन्ना कहाँ का अच्छा, गन्ना अच्छा तो उत्तरी भारत का ही है। किसका, उत्तरी भारत का। लेकिन मीठापन ज्यादा कहाँ, दक्षिण भारत में। क्योंकि उत्तरी भारत का क्यों अच्छा, क्योंकि वहां से ही तो चस्का लगा था, पहले तो दक्षिण भारत में था ही नहीं, वो तो बाद में जा जाके बोने लगे, बाद में जाके गन्ने की पैदावार को करने लगे, ठीक है। भारत में उत्पादित गन्ने का 40% उपयोग किस में होता है, गुड़ बनाने में। ये पक्का याद रखें। गुड़ किससे बनता है, गन्ने से बनता है। चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है। तो जितना भी गन्ना होता है उसका 40% तो गुड़ बनाने में काम में ले लिया जाता है, और 60% जो है, 40% जो है वो तो गुड़ में काम में ले लिया जाता है, और 60% जो है वो किस में काम में ले रहे हैं, वो सीधा सीधा चीनी बनाने में काम में ले रहे हैं। अब आधे लोग सोच रहे हैं कि सर फिर खाने में जो काम में लेते हैं उसका प्रतिशत कहाँ है, वो तो इसमें ऐड ही नहीं किया, मुझे लगता है ये भूल गया है ना, उसको ऐड नहीं किया क्योंकि खेत में थे और खा लिया, क्या दिक्कत है ना, उसको ऐड मत करो, है ना, सीधा सीधा ये परसेंटेज याद रखो। बताओ 40 कौन सा और 60 कौन सा। 40 गुड़ बनाना है, 40 से क्या बनाना है, गुड़, और 60 से क्या बनाना है, चीनी। ये पक्का याद रख लोगे, बिल्कुल रख लेंगे, है ना। भारत के अन्य फसलों की तुलना में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग गन्ने कृषि में किया जाता है, यानी खूब सिंचाई की जरूरत होती है। भारत का लगभग 92.5% गन्ना क्षेत्र सिंचित है, यानी गन्ने को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए इसको बार बार पानी देना पड़ता है। सिर्फ बारिश पे ये टिका हुआ नहीं है, क्योंकि इसको बार बार किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। इसलिए किस पे नहीं टिका हुआ है, सिर्फ बारिश पे नहीं टिका हुआ है, इसको सिंचित यानी पानी देना पड़ता है, इसको सिंचित यानी पानी देना पड़ता है। पक्का आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम। गन्ना उत्पादन में कौन प्रथम, उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ, उत्तर प्रदेश में। लगभग देश का कितना, 45%। इसलिए हम बार बार यूं ही चिल्ला रहे थे, क्या हम कह रहे थे उत्तरी भारत का गन्ना अच्छा, आज भी ज्यादा होता है वहां पे, ठीक है ना। अब कहाँ ज्यादा होने लग जाएगा थोड़े समय बाद, दक्षिण भारत में, लेकिन अभी तक कवर नहीं किया। देखो दूसरे नंबर पे आप देखो महाराष्ट्र थोड़ा सा नीचे आ गए, फिर हम और कर्नाटक की तरफ चले गए, तमिलनाडु का स्थान लास्ट में आता है। और उत्पादकता की दृष्टि से प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु का प्रथम स्थान 58,000 जो है किग्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए गन्ना उत्पादन में, गन्ना जो है उत्पादन कर सकता है यूपी, कितना, 45%। उस हिसाब से तो यूपी, और उत्पादकता जो उत्पादन कर रहा है उसमें कौन पहले, देखो बात को समझो, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये तो बात हम समझ गए। लेकिन देखो एक दूसरा प्रथम स्थान और आ रहा है, कैसे आ रहा है, उत्पादकता की दृष्टि से। कहां कहां प्रथम स्थान किसका है, तमिलनाडु का। दो प्रथम स्थान कैसे हो सकते हैं, एक में तो आ रहा है तमिलनाडु, ठीक है, और एक में आ रहा है उत्तर प्रदेश। अब आप कहेंगे सर दोनों प्रथम स्थान पे कैसे हो सकते हैं। अब मेरी बात को समझो, गन्ना का जो बोया जाता है गन्ना, और क्षेत्र के हिसाब से तो ज्यादा उत्पादित होता है यहाँ, क्षेत्र के हिसाब से गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है, यानी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बोया गया। यानी कि जैसे हम जब चावल पढ़ रहे थे या और कोई कृषि पढ़ रहे थे, जब हम जैसे चावल की बात कर रहे थे कि बोया सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में गया, लेकिन हो पंजाब में रहा था, तो उत्पादन और उत्पादक क्षमता के आधार पर दो स्थान हो गए थे। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में क्षेत्र बहुत ज्यादा है गन्ने का, बोया बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है, और उस हिसाब से उत्पादन पहला हो जाता है उसका। जबकि तमिलनाडु में क्षेत्र कम है,
लेकिन गन्ना ज्यादा हो रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में 100 बीघों में गन्ना बोया गया, 100 बीघा जमीन पर गन्ना बोया गया, और पूरे 100 बीघा जमीन में जो गन्ना बोया गया उसमें 100 क्विंटल हुआ। लेकिन तमिलनाडु के अंदर 50 बीघा में बोया गया और 100 क्विंटल हो गया। तो जमीन के आधार पर तो यूपी पहले, जबकि जमीन के आधार पर कौन? यूपी। जबकि कम जमीन और पैदावार ज्यादा तमिलनाडु, इसलिए यहां उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्पादक राज्य में कौन आ जाता है? तमिलनाडु आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब क्या करें बताओ? आ रहा हूं आपके गांव कल समझाना, है ना, वहीं बैठ के बताऊंगा, ऐसे खेत बना के, है ना, कि ये ऐसे ऐसे पहले स्थान पे होता है। बहुत आसान चीज़ है, एक बार फिर सुन लो भाई। खेत बहुत ज़्यादा था इसलिए गन्ना भी बहुत ज़्यादा बोया, इसलिए उस खेत के हिसाब से 100 बीघा जमीन थी, 100 क्विंटल गन्ना हो गया। लेकिन तमिलनाडु में देखा गया जमीन कम और पैदावार ज़्यादा, इसलिए वो क्षेत्र के आधार पर प्रथम है, ये पैदावार के आधार पर प्रथम है। लेकिन ऐसा नहीं लिखकर जो क्षेत्र के आधार पर था उसको उत्पादन कह दिया, जो क्षेत्र पर पैदावार ज़्यादा दे रहा था उसको उत्पादक कह दिया। ठीक है ना। महाराष्ट्र का नासिक एवं अहमदनगर जिले, तमिलनाडु का मदुरई और कोयम्बटूर जिले गन्ना उत्पादन हेतु विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी तमिलनाडु में तो एक जगह है मदुरई, वहां बहुत ज्यादा गन्ना होता है, और कोयम्बटूर जिला जो है वहां भी गन्ना बहुत ज्यादा होता है। महाराष्ट्र का जो नासिक है और अहमदनगर है, महाराष्ट्र का जो नासिक और अहमदनगर, यहाँ भी गन्ना उपयुक्त मात्रा में होता है। तो महाराष्ट्र के नासिक को याद रखना है और अहमदनगर जिला जो है उसको याद रखना है। तमिलनाडु का मदुराई और कोयम्बटूर याद रखना है जो गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। अब सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ? दक्षिण भारत में। पहले कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्पादन के आधार पर यूपी प्रथम और उत्पादक के आधार पर तमिलनाडु प्रथम। ठीक है ना। ये दो स्थान कंफ्यूज करते हैं ना। अगली फसलों में मैं एक ही स्थान लिखूंगा आपको, है ना। अगली फसलें कौन सी है? खत्म होने वाली फसलें तो, है ना। ठीक है ना। आगे देखिएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। यानी गन्ने के बारे में लोगों को खेती करना सिखाया जाता है कोयम्बटूर में। कहाँ सिखाया जाता है? इसीलिए तो देखो कोयम्बटूर में बनाया गया, इसीलिए तो वहां के लोग क्या है, अब गन्ना बहुत ज्यादा उत्पादित कर रहे हैं, ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, यानी चीनी बनाने के लिए एक शुगर की, यानी चीनी की जो मील है जो चीनी बनाने का काम सिखाती है वो कानपुर में है, यूपी में। यहाँ गन्ने की खेती एवं चीनी उद्योग हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। गन्ने की खेती कैसे करना है और चीनी जो है कैसे बनाई जानी है, फिर उसकी ये ट्रेनिंग कानपुर में होती है। और इसको देखकर कोयम्बटूर वालों ने भी दक्षिण भारत में भी एक गन्ना अनुसंधान केंद्र बना दिया। तो 2 स्कूल हो गए जो गन्ने की ट्रेनिंग देते हैं। कितने स्कूल? 2 स्कूल। पहला कौन सा? ये रहा गन्ना अनुसंधान केंद्र, और दूसरा कौन सा? ये रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। आपसे दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। पहला कौन सा? गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर, और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं जवार। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जवार। जवार बड़ी इंटरेस्टिंग है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 16.5% भाग है। जवार मोटा मोटा सा अनाज होता है, कृषि हेतु होती है, इसमें जवार प्रमुख है। ये कुल बोए गए क्षेत्र का 5.3% भाग पर बोया जाता है। यानी कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 16.5% है, लेकिन पूरे पे नहीं बोया गया है। ये कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर ही बोया जाता है। जवार की खेती दक्षिण एवं मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य फसलों के रूप में की जाती है। यानी ये खाद्य फसल है। कैसी फसल है? और इसका जो क्षेत्र होता है वो आधा सूखा हुआ क्षेत्र होता है। मेन फसलें हम पढ़ चुके हैं, चावल, गेहूं आदि चीजें जो बड़ी बड़ी फसलें थी, अब छोटी छोटी फसलें आ रही है ना, क्योंकि हम दलहन पढ़ चुके हैं, तिलहन पढ़ चुके हैं, खाद्यान्न फसलें पढ़ चुके हैं, व्यापारिक फसलें पढ़ चुके हैं। व्यापारिक में कपास आ रही थी जिसको हमने पढ़ लिया। अब छोटी छोटी है उसी में है जवार, जो कहाँ होती है? आधे सूखे क्षेत्रों में होती है। कहाँ होती है भाई? आधे सूखे, अर्ध यानी आधा शुष्क, जो आधा शुष्क है वहाँ होती है, खाद्य फसल के रूप में होती है। इसकी कृषि के लिए 20 से 30 सेल्सियस क्या चाहिए? औसत तापमान चाहिए। 20 से 30, बताओ 20 से 27 किसको चाहिए था? अभी पढ़ के आए हैं, याद करो कौन सा था। 20 से 27 किसको चाहिए था? और इसको चाहिए 20 से 30 सेल्सियस तापमान। 20 से 30 सेल्सियस तापमान। ठीक है, औसत तापमान आवश्यक रूप से इसको जरूरत होती है। आगे देखिए, इसको
60 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है, यानी मात्र और मात्र 60 सेंटीमीटर। ये तो बाजरे से भी गरीब है, कुछ देर बाद बाजरा पड़ने वाले। देखो दो ऐसी फसलें हैं जिनकी बारिश का मैंने बार बार जिक्र किया है, इसलिए किया है कि एक नंबर का सवाल आता है। 70 से 120 सेंटीमीटर की बात करूं तो गन्ना आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की बात करूं तो बाजरा आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। ये दो चीजें तो क्लिक कर ही रही होंगी, है ना। हाँ, 60 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है, किसके लिए? जवार के लिए। उत्तर भारत में जवार प्रमुख खरीफ फसल है। जवार कौन सी फसल है? खरीफ। और आगे हम बाजरा पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक, वो भी कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। दक्षिण राज्यों में ये खरीफ और रबी दोनों ऋतु में बोई जाती है, यानी दक्षिण के जो राज्य हैं उसमें खरीफ में भी बोई जाती है और रबी में भी बोई जाती है, यानी खरीफ की फसल भी और रबी की फसल है। दोनों फसल कैसे हो सकती है? क्योंकि नीचे का जो क्षेत्र है उसका क्लाइमेट अलग है दक्षिणी भारत का और उत्तरी भारत का अलग है, इसलिए दोनों रूप में होती है। जवार उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक किसी स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तो यह थी आपकी जवार। अब पढ़ेंगे हम बाजरा। बाजरे की खास बात क्या है? सारी खास बातें, कोई छोटी बात है ही नहीं इसकी। तो बाजरा जो है वो वास्तव में गरीब व्यक्ति खाता है, इसलिए गरीब से हम याद रखते हैं खरीफ, इसलिए बाजरा है खरीफ की फसल। जवार भी कौन सी फसल थी? खरीफ की फसल थी। गन्ना भी किस में आ रहा था? खरीफ की फसल में आ रहा था। ठीक है, तो बाजरा जो है, बाजरा की कृषि के लिए 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, इसीलिए तो हम चिल्लाए जा रहे थे बाजरा बेचारा 30 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा लेता है और कुछ भी नहीं लेता। मैं तो कहता हूँ कितना भोला डाला है बाजरा, है ना। इतनी सी बारिश के अंदर हो जाता है। तापमान भी इसका भयंकर होता है इस क्षेत्र का, 20 से 35 सेंटीमीटर यहाँ तापमान होता ही है। तो इसलिए नहीं है कि इसको चाहिए, होता ही ऐसा ही है। देखो ये बाजरा ऐसा होता है, ये सिट्टा होता है बाजरे का, इसको सिट्टा बोलते हैं। और इनको जैसे ही काटते हैं तो नीचे बेल बनी हुई रहती है, उन बेलों पे तरबूज खरबूज ऐसे लगे रहते हैं, तो वो जायद की फसल है। तो ये बाजरा जो दिखाई दे रहा है किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक है, और यहाँ कुछ तरबूज खरबूज लगे रहते हैं, तरबूज और खरबूज लगे रहते हैं, खरबूजा बोल दो उसको, तरबूज लगे रहते हैं। तो उन तरबूज को क्या कहेंगे हम? उन तरबूज को बोलेंगे हम तरबूज ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, है ना। तरबूज को तरबूज ही बोलेंगे सर। उन्हें हम कहेंगे जायद की फसल, जायद फसल की फसल। ठीक है, ये खरीफ की फसल है। दूसरा, इसके साथ कई फसलें होती है, जैसे इसके साथ मूंग होते हैं। क्या होता है? तो ये भी किस में आएंगे? खरीफ की फसल में। इसके साथ एक मोट की फसल होती है, वो भी किस में आएंगे? खरीफ की फसल में। इसके साथ जो है एक गंवार की फसल होती है, अभी जो हमने पढ़ा वो जवार था, इसके साथ हो रही है गंवार की फसल, वो भी किस में आ रही है? खरीफ में आ रही है। इसके साथ ही एक फसल हो जाती है तिल, जो तेली तिलन में आता था, तो वो भी किस में आ जाती है? खरीफ में आ जाती है। इसके साथ ही एक फसल होती है चंवला, वो भी किस में आ जाती है? खरीफ की फसल में आ जाती है। इसके साथ ही एक और फसल होती है मोट, वो भी किस में आ जाएगी? खरीफ की फसल में। इसके साथ ही एक और फसल होती है, ये यहीं लिख दूं मैं, लिखा नहीं जा रहा कहीं, है ना, तो इतनी बहुत है ना। तो मूंग मोट गंवार तिल चंवला मोट, ये सब किसके साथ होते हैं? इसके साथ होते हैं। और ये जैसे ही हटती है यहाँ से, उसके तुरंत बाद तारामीरा बो दिया जाता है। क्या बो दिया जाता है? तारामीरा, सरसों, राई, जिसे हम तोरैया फसल कहते थे। क्या कहते थे? तोरैया, जो 80 से 85 दिन में क्या करती थी? पक जाया करती थी। 80 से 85 दिन में पक जाया करती थी, ऐसी फसल। हमने एक फसल पढ़ी थी ना, तोरैया, है ना। ये तुरई नहीं है, मैंने वहां बताया था आपको कि तुरई नहीं है, तुरई अलग चीज होती है। ठीक है, बाजरे की कृषि के लिए 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 25 से 30 सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। बाजरा जवार से अधिक शुष्क जलवायु में उत्पन्न किया जाता है, जवार से भी अधिक। बाजरा अफ्रीकी मूल की फसल है, यानी अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है बाजरा। अफ्रीकी मूल की फसल है। कौन सी फसल है? अफ्रीकी मूल की। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ये गरीब लोगों का प्रमुख भोजन है, इसीलिए मैं चिल्ला रहा था गरीब खरीफ, है ना। गरीब लोग सबसे ज्यादा बाजरे खाते हैं। बाजरे की चपाती नहीं बनती, सोगरा बनता है। किस किसने खाया है? राजस्थान वाले जालोर सांचो से अशोक देवासी। कमेंट बॉक्स बना दे एक प्यारा सा, और उस कमेंट में लिख दे कि बाजरा कैसा फसल है, बाजरे की सोगरी कैसी होती है। बाजरे का जो सोगरा होता है यानी रोटा होता है, इस प्रकार सा, रोटी से काफी बड़ा होता है, इसलिए उसको रोटा बोला जाता है ना। तो बाजरे का सोगरा होता है। अब अशोक देवासी कमेंट बॉक्स में पिक आती नहीं तो ये फोटो भेज देता, ठीक है ना। हाँ, इसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो अशोक का नाम ले रहा हूं मैं, क्योंकि वो राजस्थान के
जालोर से हैं, सांचौर से हैं, जहां हर पेड़ के नीचे एक सब इंस्पेक्टर लगा करता है ना। यानी कि सब इंस्पेक्टर ही सब इंस्पेक्टर बनते हैं वहां। एक गांव से कितने सब इंस्पेक्टर बन गए, 100 सब इंस्पेक्टर ऐसा ही बन गए, है ना। अलग ही लीला है भाई साहब, है ना। राजस्थान 44% का स्थान प्रथम है। इसके बाद क्रम से उत्तर प्रदेश 21, हरियाणा 20, महाराष्ट्र एवं गुजरात का स्थान आता है। अब ये हरियाणा तो यूं ही है क्योंकि ये तो पंजाब के पास है, इसलिए थोड़ा सा इसका आंकड़ा दिया हुआ है। बाकी यहाँ तो चावल वगैरह पंजाब के टच में है तो ज्यादा होते हैं। मेनली तो इसमें राजस्थान का ही नंबर आता है, किसमें, बाजरे में। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं ये थी हमारी कृषि से रिलेटेड बातें। 1 या 2 लेक्चर इसका और आएगा। कृषि को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक और बहुत ही शानदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और जय हिंद जय भारत के साथ आपको सिर्फ इतना कहना है कि लर्न एंड शेयर का आर्ट्स का जो चैनल है उसे जरूर ज्वाइन करना। धन्यवाद।